हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास एंड मैं मनोज जायसवाल आपका मेंटर क्रॉनिकल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर बेहद स्वागत करता हूं। और आप सबको पता है कि आज जो है हम लोग अपना जो क्या कहते हैं टेस्ट 14 है उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और संस्थागत जो सुरक्षा उपाय हैं उनकी चर्चा करें। विशेष रूप से हाल में जो है जो एट्रोसिटीज उत्पीड़न तथा लीगल डेवलपमेंट हुए हैं उसके संदर्भ में हमको वो करना है। तो इस प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है। इस प्रश्न में आपको हम दो तीन मुख्य बातों पर ही ध्यान देना है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। आंसर, फ्रेमवर्क, सब कुछ एक साथ शुरू करते हैं हम। इसमें क्या है कि आपको बताना है सबसे पहले इंट्रो। और इंट्रो में क्या कहेंगे, तो इंट्रो में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष बता दीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इंट्रो लिख दें तो आप ऐसे कह सकते हैं, शेड्यूल कास्ट इन इंडिया हैव बीन हिस्टोरिकली marginalized class in India या marginalized community in India. That is why the Constitution of India has or the Constitution of India provides for a very comprehensive safeguards and framework for their upliftment. साथ ही साथ क्या दे है आपका, इसके साथ साथ there are several legal and institutional safeguards also. आप चाहें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि भारत में अनुसूचित जातियां ऐतिहासिक रूप से एक जो है वंचित समुदाय रही हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान में के लिए बहुत ही व्यापक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ भारत में इनके लिए क्या है, इनके लिए लीगल और इंस्टीट्यूशनल जो है प्रारूप भी उपलब्ध है, जिससे कि वास्तव में सामाजिक न्याय की स्थापना की है। ठीक है। और बस उसके बाद आपका बॉडी शुरू हो जाए। यानी कि आपने हल्का सा बता दिया कि भाई इंट्रो में इस चीज का क्या प्रॉब्लम है रहा है भारत में। बहुत शॉर्ट में संक्षेप में आपने सब कुछ कह दिया। अब इसके बाद आप सीधे आ जाएंगे। आप आएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। सबसे पहले यही आप बताएं। लेकिन अगर आप देखेंगे अनटचेबिलिटी के इस प्रावधान को आर्टिकल 3 के द्वारा भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है। जब अनुच्छेद 15 में यह कहा जाता है किसी को भी कुएं तालाब आदि में आदि पर क्या करने नहीं दिया जाएगा, मतलब जाने से रोका नहीं जा सकेगा। वह भी में क्या कहते हैं सपोर्ट कर देता है। दोनों को मेंशन करने के बाद आप सीधे आ जाएंगे डीपीएसपीज पर। और डीपीएसपीज में आप बताते चलेंगे कि संविधान में ये अनुच्छेद है जो ये कहता है, और फिर संविधान में राज्य के नीति निरूपक तत्व में आर्टिकल 46 है ना, अनुच्छेद 46 है जो इनके लिए प्रावधान करता है कि एससीज के जो एजुकेशनल जो है स्थिति है और जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक हितों का संवर्धन राज्य करेगा, ऐसा आर्टिकल 46 टीपीएस। इसके पश्चात अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 330 भी है आपके संविधान में, अनुच्छेद 330 भी है आपके संविधान। और फिर उसके बाद आर्टिकल 335 का भी नंबर आता है, 341 का भी आता है। बात करते हैं अभी।
तो ये कहता है 330 और 332, 330 हुआ लोकसभा में इनको रिजर्वेशन देना, है ना? और फिर 332 हो जाता है राज्य विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको रिजर्वेशन देना। इसी के साथ आप आगे बढ़ते हुए फिर अगले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 15(4), क्यों? क्योंकि 15(4) में आपको एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस वाला जो मामला है उससे क्या हो जाता है, एक मिलता है, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन का ग्राउंड। फिर आर्टिकल 16(4) यानी कि रिजर्वेशन इन सर्विसेज हो जाएगा आपका, रिजर्वेशन इन सर्विसेज अंडर द स्टेट, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में इनको आरक्षण मिलता है, अभी है। फिर उसके बाद आर्टिकल 341 भी आप बता दीजिए। आर्टिकल 341 का जो प्रावधान है, यह जो है क्या कहता है, कहता है कि भी शेड्यूल कास्ट को, जो भी शेड्यूल कास्ट के रूप में अनुसूचित किए जाते हैं, आपको पता ही है, भाई किए जाते हैं, तो शेड्यूल कास्ट को कहा गया कि ये है अनुसूचित जातियां अपने आप में ही एलिजिबल हैं कि संविधान द्वारा इनको प्रोटेक्शन मिले और इनको जो है क्या कहते हैं, इनको कुछ अतिरिक्त बेनिफिट। ठीक है, तो ये हो गया, आपने बता दिया कि भाई ये व्यवस्थाएं हैं। फिर उसके बाद SC ST एक्ट आ जाएगा, यानी कि अब आप आ गए इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड की तरफ, और संस्थागत सेफगार्ड में SCs STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको आप लोग शॉर्ट में PA कहते हो, एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये आ गया इंस्टीट्यूशनल में। अब इसमें हम जानते हैं यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनका उत्पीड़न होता है, तो फिर उनके ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसा करता है वो बहुत है कड़े दंड की व्यवस्था है। और इसी एक्ट में यह भी है कि इनके साथ किसी तरह का भेदभाव करना, इनको जो है समाज के मुख्य धारा से बाहर रखना, जिसको कहते हैं सोशल बायकाट करना, या इनके विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा करना, तब जो है क्या है, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, कठोर दंड का भागीदार बना देता है। ठीक है, और इसी में यह भी व्यवस्था की गई कि इनके लिए विशेष न्यायालय भी अलग से बनाए जा सकेंगे। फिर उसके बाद आप जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर SCs, अब ये आप जानते हैं कि कौन स्टेटस इसको क्या है। ठीक है, फिर राज्यों में स्टेट कमीशंस, राज्यों में इनके लिए राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए आयोग, और फिर विजिलेंस, सतर्कता जो है समितियां जो बनती हैं, विजिलेंस कमेटीज, ये हो गए। का मतलब ये है, आप देखेंगे कि ये प्रश्न जो है आपका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। फिर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, और एक चीज आप इसमें और जोड़ सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो उसमें व्यवस्था दी गई है SCs के लिए, इनके विरुद्ध जो मामले आए के लिए विशेष अदालतें बनाने का प्रावधान किया गया है। अब मामला आता है जो प्रश्न का दूसरा, राइजिंग एट्रोसिटीज। ठीक है, तो इन तमाम सारे सेफ गार्ड्स के बावजूद भी ऐसा पाया गया है कि भारत के विभिन्न जो है क्षेत्रों में SCs के साथ बहुत अच्छे और कई बार ही होते हैं, के विरुद्ध अपराध हैं और होते रहते हैं। वास्तव में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह बताया, भाई इनके खिलाफ, SCs के खिलाफ
होने वाली एट्रोसिटीज में, उत्पीड़न में वृद्धि हुई है। इनके विरुद्ध होने वाले अपराध में वृद्धि हुई है और इनके साथ भेदभाव भी। सबसे ज्यादा जो है वो जाति आधारित जो उपग्रह है वह इसमें देखा गया। दूसरी तरफ आर्थिक विषमता है, वह भी इनके खिलाफ पाई जाती। अब क्या हुआ, एक तो एनसीआरबी की फिर कुछ कुछ चेंजेस किए गए। सबसे बड़ा चेंज हुआ वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में 1050 किया गया, है ना। अगर किसी अनुसूचित जाति की महिला के रेप जैसे कुछ क्या कहते हैं ही हैं क्राइम होता है, 2015 में संशोधन करके फांसी की सजा तक दिए जाने का विधान कर है, है। और जो है क्या कहते हैं, अगर जो कोई व्यक्ति जो लीगल लूपहोल का फायदा उठा करके बेल वेल पे चला आता था, ऐसे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, उसके लिए व्यवस्था थी एंटिसिपेटरी बेल वाली। कम से कम जो पहले ही एंटिसिपेटरी बेल लेकर के बैठे थे, अब एससीज के अगेंस्ट किए जाने वाले क्राइम में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, यह भी 2015 में जोड़ दिया गया। इसी तरह से आप जो है क्या कहते हैं, एक तो केस ही मान लिया गया था, इसका नाम था एट्रोसिटीज केस, एट्रोसिटीज केस 2018 का। में सुप्रीम ने स्पष्ट गाइडलाइन दी। साथ ही साथ जो है पवित्रा जजमेंट जो है वह भी बहुत फेमस है, खास करके पवित्रा तो बहुत ही फेमस है। पवित्रा के केस में जजमेंट आया, यह जो है स्पीडी ट्रायल के बात करता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके विरुद्ध जो भी क्राइम होंगे उसका ट्रायल स्पीडी होना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही होना चाहिए। अगर कहीं फेलियर आता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वगैरह सब जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ठीक है। और जो है एट्रोसिटीज केस में 2015 में जो चेंज किया गया, यानी कि जो एंटिसिपेटरी बेल वगैरह हटाया गया, उसको लेकर के इस पर आया था केस में। इसने पीओ एक्ट 2015 में जो भी अमेंडमेंट किया गया था, उस अमेंडमेंट को वायलेट करार दिया था सुप्रीम। अब जो है मेन जो प्रॉब्लम आती है कि सब सेफगार्ड होने ऐसी नहीं है, का सबसे बड़ा कारण है इम्प्लीमेंटेशन में कई तरह की खामियां होना। जैसे अब जो है आप आ गए सीधे कहाँ पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर, और आपने बताया सुरक्षा उपाय के बावजूद भी अगर जो है नहीं रुक पा रहा है अपराध, इसमें मामला यहाँ है, गड़बड़ी यहाँ है इम्प्लीमेंट। जैसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करना, ठीक है, उचित तरीके से जांच पड़ताल ना करना, डिले इन इन्वेस्टिगेशन, देरी करना, ठीक है, जिससे कि ट्रायल नहीं हो पाता है। पुलिस की असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी ऑफ पुलिस, सोशल प्रेशर कई बार होता है, ठीक है, बहुत सारा लोग मॉब में जा करके इस तरह से एक जो है समस्याएं जो हैं, सॉरी इस तरह की जो समस्याएं हैं के कारण यह संभव हो पा रहा है कि एट्रोसिटीज। तो क्या करना चाहिए, पहली बात वे फॉरवर्ड अगर आप बात करेंगे तो क्या करना चाहिए, तो क्या करने चाहिए में आप बताइए। भाई इनका स्पीड ट्रायल हो, ठीक है, इनके लिए जो क्या कहते हैं विशेष अदालतें हैं उनको तरीके से काम कराया जाए, इनका एम्पावरमेंट किया जाए एससीज का, इनमें अवेयरनेस और बढ़ाई जाए और लोगों में भी अवेयरनेस की बढ़ाने की, अन्य समुदायों में भी अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है कि भाई देखिए क्या उचित व्यवहार नहीं होता है जो आप लोग करते हैं, ठीक है।
क्षमता निर्माण किया जाए, कोर्ट्स वगैरह का कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर देते हैं आप। क्या है? और लीगल रिफॉर्म और थोड़े से कर दो। एफटीसी बना दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इनके काम कराओ। इस तरह से जो है करना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात, इनके खिलाफ होने वाले जो डाटा हैं उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से है आना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए। इस तरह से इनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जहाँ तमाम तरीके के सुरक्षा उपाय हैं, वहीं पर क्या हो रहा है, खिलाफ एट्रोसिटीज जैसा कि एनसीआरबी का डाटा कहता है बढ़ रही हैं। इसलिए सरकार को इस पर और तेजी से और कड़ाई से ध्यान देना। अगला सवाल, इवैल्यूएट द ऑफ रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ एनजीओ यास डेवलपमेंट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू एफआरए। देखिए, जब ये सवाल आया, मेरा दिमाग ना भारत के बजाय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आजकल एक नेता जो है ट्रॉयर करके है, बुर्किनो फासे का, बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट, वहां का 35-36 साल का युवा। उसने क्या किया, उसने अपने देश में सारे एनजीओ और सोसाइटीज बैन कर दी, क्योंकि उसको उसका इंटेल ने, उस देश के इंटेलिजेंस ने बताया, ये लोग तो आपको हटाने का पूरा षड्यंत्र चला रहे हैं। बहुत सारी चीज पाई गई। जो फॉरेन जो है कंट्रीज हैं, कई बार सब जानते हैं कि ये तमाम तरह के एनजीओ को पैसा वगैरह दे करके देश में कार विरोध कई तरह के षड्यंत्र वगैरह आते रहते हैं। ठीक है? चलिए, लेकिन यहाँ पर बात यह है, जहाँ हम एनजीओ की बात करते हैं भारत में या किसी भी देश में, सामान्य रूप से बात करते हैं डेवलपमेंट है। ठीक है? किसी भी डेवलपमेंट के लिए, सॉरी, किसी भी देश के और खासकर भारत के डेवलपमेंट की प्राप्ति में एनजीओस की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती रही है और पाई गई है। ठीक है? ये क्या करते हैं, दे सप्लीमेंट और दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री। है, जहाँ भी सरकार नहीं पहुंच पाती है, वहाँ ये क्या करते हैं, ये पहुंचते हैं। एनजीओस इंट्रो आप करेंगे, एनजीओस का इंट्रो बताएंगे, और इंट्रो बताएंगे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव emerged as a very important actor in India's development and to achieve the development goals. ठीक है? ये आप जरूर बता देंगे। उसके बाद ये जरूर आप कहेंगे कि जो है ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली रीच टू the place or area where sometimes government has, क्या करते हैं, एक तरह से जहां ये काम कर रहे हैं तरफ गैप छोड़ देता है, वह गैप भी गोल पर आ जाते हैं। अब यहीं से आगे का रोल जो है, सबसे पहला तो ये है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू एंड है, दे सपोर्ट द गवर्नमेंट in the implementation of several programs, schemes and projects for the development। है, अब ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट है करते हैं, सपोर्ट करते हैं सरकार को। और जो मैंने आपसे कहा कि जहां ब्यूरो
या सरकार नहीं पहुंच पाती वहां होते हैं। एंट्री रोल इनका है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। और कुछ ऐसे जो है एनजीओज आप जरूर जानते हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप प्रयास को देखोगे, प्रयास नाम का एक एनजीओ ट्राइबल एरियाज में बहुत काम करता है, एजुकेशन, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत। ठीक है, इसी तरह से प्रथम भी बहुत काम करता है महिलाओं के लिए, जो एक एनजीओ सेवा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं सप्लीमेंट्री है गवर्नमेंट के में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने एक और काम किया है। दूसरा रोल इनका आप कहेंगे क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं लोगों में, लोगों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं, सुविधाओं आदि के संबंध में जानकारी दे करके को अवेयर करते हैं। यानी कि यहाँ केवल अवेयरनेस का मामला नहीं है, बाई प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन दे आर पावरिंग द आल्सो। ठीक है, एक अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में तो बहुत तरह का काम है, स्किल सिखा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनको रोजगार वगैरह दिलाया जा रहा है, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन सूचना के माध्यम से भी एम्पावरमेंट किया जा रहा है उनका जो है। चलिए अगली बात है। ठीक है, अगली बात हो जाएगी आपकी इसी में कि अब जैसे वो अवेयर भी कर रहे हैं, सूचना भी बना, तो कम्युनिटी टाइज भी कर सकते हैं और कम्युनिटी का कैपेसिटी कर रहे हैं। तो mobilizing the community, mobilizing community and कैपेसिटी बिल्डिंग, किसी भी एक उद्देश्य के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग समुदाय को, जन समुदाय को राइज करते हैं और जो है एम्पावरमेंट के द्वारा उनको जो है क्या कहते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल एज अ वॉच डॉग आल्सो। है, ये विभिन्न प्लान्स, प्रोग्राम आदि पर पैनी नजर रखते हैं, जिससे कि बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि बेनिफिशरीज के इंटरेस्ट में भी ये काम करते रहते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब वॉचडॉग के रूप में काम करते हैं, दे हेल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को भी। लेकिन अब इसी प्रश्न में है इसका रेगुलेशन और एफसीआरए का मामला। देखो, जहां तक इसके वगैरह की बात है तो उस रेगुलेशन है, सामान्य है, एटीजी वगैरह ये सब होता है, सब उनके पास होना चाहिए, नीति आयोग का होना चाहिए, होना। लेकिन बात आती फॉरेन फंड की, फिर मामला आ जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट। तो इंडिया में फॉरेन फंडिंग को एफसीआरए द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, जिससे कि फॉरेन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी, फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जा सके, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेन फंडिंग। ठीक है, और फॉरेन फंडिंग का मिसयूज ना होने, और सबसे बड़ी बात यह है फॉरेन फंडिंग का मिसयूज करके नेशनल सिक्योरिटी ना होते है, मिसयूज करके नेशनल सिक्योरिटी ना पहुंच के, इस पर एफसीआरए काम करता है। तो
जैसे ही किसी को फंडिंग फॉरेन की चाहिए, क्या होना चाहिए? उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ? एफसीआर के अंतर्गत। ठीक है। और जैसे ही एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आया जाता है, अब उसी के साथ एफसीआरए के जो गाइडलाइंस हैं उस पर लागू हो जाएंगी। अब वो अपने अकाउंट को तरह से मेंटेन करेगा अकाउंट, मेंटेनिंग द अकाउंट। और जो पैसा जहां से आएगा, जहां भी खर्च किया जाएगा, वो सब करना पड़ेगा। और 2020 में यह भी व्यवस्था कर दी कि फंड पाने के 9 महीने भीतर में अपना क्या करना पड़ेगा? क्या बोलते हैं? रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न। है, जो भी पैसा आया है उसका रिटर्न भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती रही होगी, तभी आप सोचिए कि भारत सरकार ने पिछले वर्षों में कई लाख जो है एनजीओस को पूरी तरह से बैन किया है, जो फॉरेन फंडिंग के आधार पर यहाँ काम कर रहे थे। ठीक है। यहीं से कंट्रोवर्सी भी शुरू। रिसेंट कंट्रोवर्सी है इसी बात की हुई, जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भारत सरकार जो है वह सोशल डेवलपमेंट काम को रही है। भारत सरकार ने पाया था कि है बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, खास करके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है देश में, क्या है, अस्थिरता और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। में से एक नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्या कर दिया भारत सरकार ने? यहाँ पर एफसीआरए लाइसेंस उसका बैन कर, है ना, एफसीआरए लाइसेंस उसका बैन कर दिया। तो अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि फॉरेन फंडिंग पे ही काम करती है, 2020 में जब उसका बंद हो गया फंडिंग, उसी से और ज्यादा क्या कहते हैं चला कंट्रोवर्सी। और फिर एक चलने लगा क्या कहते हैं नैरेटिव भी तैयार किया गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ से कूदा जा रहा है देश आईटी स्पेस को बहुत श्रिंक किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ। ये सब नहीं है, बस इतना बोल देना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर और जो है क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी के देश को श्रिंक करने की बात या डिबेट इस पर शुरू हो गई। ठीक है। अब जो है एफसीआरए करता क्या है? तो हमने देखा एफसीआरए का केवल दो ही उद्देश्य है, या ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे। और ऐसे में अगर एफसीआरए के किसी गाइडलाइन का कोई विलेशन कर रहा है सरकार के पास, लेकिन जिस तरह से ऐसा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे ग्रास रूट डेवलपमेंट का मामला था। जो ग्रास रूट डेवलपमेंट का मामला है, जहाँ एनजीओ बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, कल लेवल पर जो काम कर रहे थे सोशल डेवलपमेंट का, उसको थोड़ा सा आघात पहुंचा है। दैट हैज बीन disturbed और हैम्पर्ड, है ना। क्या करना चाहिए? सरकार को एक ऐसा कुछ बैलेंसिंग जो है बैलेंस बनाना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए, जिससे कि एनजीओ को फॉरेन फंड या एफसीआरए के फंड मिले, साथ ही साथ इसी तरह का देश में कार्य भी ना कर सकें। ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से है बचा रहा जा सके। यहाँ पर लेकिन मैं व्यक्तिगत बात, आपको लगता है कि क्या इस दुनिया में कोई सब जानते हैं? चलिए,
क्या करनी चाहिए? तो सरकार को कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करना चाहिए। यहाँ पर आप ये क्या करना चाहिए? सरकार को कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करना चाहिए। सरकार को ट्रांसपेरेंट है सिस्टम आना चाहिए। एनजीओज के लिए भी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंट हो और फेयर रेगुलेशन चाहिए। हालांकि क्या कहते हैं, अभी जो कैंसिलेशन वगैरह हुआ है भैया, उसमें जांच में पाया गया था ट्रांसपेरेंट ही है, कोई नहीं है। लेकिन है किसी भी तरह के अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह हैं, है अनड्यू है इंटरफेरेंस होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इन सब से एनजीओ को दूर रखा जाए। लेकिन आप जानते हैं ये कहने में आसान है, वास्तविकता में ठीक नहीं है। अब एफसीआरए को रोका जा रहा है, तो भाई डोमेस्टिक फंडिंग और आगे बढ़ाया जाए। इसमें मैं एक बात कहूंगा, डोमेस्टिक फंडिंग में सीएसआर एक बड़ी मदद कर सकता है और संभवतः कर रहा होगा। है जुडिशरी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, और जुडिशरी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करती है। और एक काम होना चाहिए एनजीओ को भी, मैं कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैं काम करते कार से बातचीत करनी चाहिए। कार साथ जो है मिलकर के ही ये काम कर सकते हैं, भले ही इनका नाम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यह मतलब ये परव्यू में नहीं आते हैं, कर्म के अंतर्गत आते ही आते हैं। इस तरह से एक संतुलनकारी जन आप भी देखते। चलिए अगला सवाल, एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, शुड इंडिया बी गिवन इट? आप इन सभी चीजों का उत्तर बहुत अच्छा जानते हैं। आपको ये क्या करना है, इन में जाते हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में 4 लाइनें लिख देनी है। यूनाइटेड जैसे कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल इज वन ऑफ द one of the 6 principal organizations under United Nations, and perhaps, not perhaps, and surely, and uh, it is the most important, I would like to say, with respect to the nations of the world. है? अब सीधे आ जाइए अपने उत्तर पर। इसका स्ट्रक्चर बताइए। स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं कि साहब यूनाइटेड नेशन काउंसिल में इस समय 15 में हैं, इसमें हैं 5, फिर 10 अस्थाई नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट में सीट जो है, आपको ये भी पता है कि हर जो है 2 साल पर रहती है। नॉन परमानेंट है मेंबर है, ये जो है 2 साल के लिए है, यानी कि हर 2 साल रहती है। और P5 का नाम तो आप अच्छे से जानते ही हैं, यूएस, रशिया, फ्रांस, के बाद आपका जर्मनी और ये यूएस, हाँ यूके और चाइना। ठीक, अगर आप देखें चाइना को छोड़ वर्ल्ड वार में ये 4 के 4 देश एक तरह से मेजर अलाइड भी थे। ठीक है? अब अगर आप फंक्शनिंग पे आ जाओगे, सीधे आपको पता है
P5 enjoys veto power. ठीक है, veto power, ठीक है, किसके पास है? P5 के पास। इसमें क्या है? इफ any one of them uses veto on any resolution, then that resolution stopped in. यहां मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट, आप भी कहेंगे, ठीक है, ये सुधार की बात है, आप लिखिए जरूर, इस बात बहुत कम होती। नॉट on the lines of democratic spirit, lines of democratic spirit। कहना क्या चाहते हैं आप कहना ये चाहते हैं क्या यहाँ पर मेजॉरिटी के आधार पर वीटो, तब तो आप लगोगे, आप एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, हाँ, यहाँ के भी ध्यान रखा जाता है। 5 लोग हैं, अगर 3 किसी के फेवर में हो या 3 किसी के फेवर में ना हो, तब उसे माना जाए, ठीक है। P5 ही सैंक्शंस वगैरह लगाते हैं, ठीक है। चलिए, और थोड़ा बहुत आप बात कर सकते हैं कि इसमें रीजनल, तो आप देखें अगर तो P5 में तो भाई साहब एशिया में खाली चाइना है, बाकी कोई है ही नहीं है, अफ्रीका का कोई है ही नहीं है। ये तो ठीक नहीं है। तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट में इनका है रिप्रेजेंट है, फिर अफ्रीका से भी आते हैं, सब जगह। लेकिन चूंकि नॉन परमानेंट हैं, और दूसरी बात वीटो का कोई अधिकार नॉन परमानेंट के पास नहीं, स्टोरी एंड हो जाती है। इसलिए होना क्या चाहिए? 5 की जगह मुझे तो मेरे हिसाब से इसको 15 बना दो, और P15 बना करके पार्टी के आधार पर भी बात करो, तब ना दो आगे का हित देगा। अभी तो ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एजेंडे पर काम करवा लेता है। चलिए, फंक्शनिंग, इसकी फंक्शनिंग की बात कर दीजिए। काम कैसे करता है ये जो है, इसका कार्य संचालन कैसा है, इसकी कुछ चीज है। जैसे इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले पूर्णिया में पीस बनाए रखना और सिक्योरिटी को करना है, शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका पहला प्राइमरी काम है, ठीक है। अगर किसी के ऐसे मामले के कारण कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है तो उस है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इश्यूज that could lead that could conflict, मतभेद या संघर्ष पैदा करने वाले मुद्दों की जांच या विवादों की जांच भी कर सकता है। और जानते हैं, तीसरा जो सब करता है, सैंक्शन, सैंक्शन है प्रतिबंध आरोपित करना। अब इसमें जो भी मामला है, कोई रेजोल्यूशन आया है, कोई मुद्दा है, तो उस पर डिसीजन कैसे लिया जाता है, निर्णय, डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि भाई साहब P5 जो मेंबर हैं, इन्हीं के पास तो पावर है। जब P5 के पास ही पावर है, तो वहां पर ये लोग उस पूरे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित तो इन जब सामूहिक रूप से निर्णय इसमें लिया जाता है, 15 में से
वीटो को हटा दीजिए, तो आउट ऑफ 15 9 मेंबर्स वोट इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेजोरिटी का ध्यान रखा और टू थर्ड मेजोरिटी का ध्यान रखा, लेकिन जब वीटो आने की बात का ध्यान नहीं रखते, गलत बात है। ठीक है। और मान लीजिए 9 लोगों ने किसी मामले को, किसी रेजोल्यूशन को पास भी कर दिया और बाद में P5 में से एक आया, उसने लगाया, तो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। इसके अलावा जो है पीस कीपिंग का काम भी है ना, पीस कीपिंग के नाम पर ही तो अफगानिस्तान में नाटो फोर्स जाती थी, है ना, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग में है। अब मान लीजिए इसने क्या कहते हैं किसी पर लगा दिया सैंक्शन, उसका एनफोर्समेंट कराने का भी यह शक्ति या अथॉरिटी रखता है। तो जैसे ही आप देखेंगे लगाया, कुछ किया, उसके बावजूद शांति और सुरक्षा है अंतरराष्ट्रीय खतरे में आने वाली बात है। एन सिक्योरिटी का जो चार्टर है उसके चैप्टर 7 के आधार पर ये जो है रिएक्शन करने के लिए भी अथराइज कर सकते हैं। इराक में, अफगानिस्तान में सब जगह भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, प्रश्न का अगला पक्ष यही है, भैया क्यों नहीं मिलनी चाहिए? डेफिनेटली मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? अब जस्टिफाई करिए। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सेकंड, नाउ इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी एक को सरपास कर दिया रिसेंटली। ठीक है। दुनिया के 18% से ज्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। भारत में 140 करोड़ पार कर चुके हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ इज पावरफुल, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इसकी। हमारी आर्मी, हमारे नेवी सब जो है बहुत ताकतवर हैं। ठीक है। यह भी माना जा रहा है कि 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी आबाद जो है वो हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हो जाएगी। फिर जो पीस कीपिंग का काम होता है तो भारत भी पीस मीटिंग में लगातार पार्टिसिपेट करता रहा है, अभी भी करता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीस कीपिंग के लिए भेजी जाती है सेना, शायद भारत की सबसे ज्यादा ट्रूप है यूएन पीस में लगे हुए हैं आज भी। फिर अगर जियो पॉलिटिकल कंडीशन देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में अगर शांति चाहिए तो भारत को परमानेंट नहीं चाहिए। फिर साउथ एशिया में भी इसका रोल बहुत अच्छा बड़ा हुआ है और अब तो भारत ग्लोबल साउथ की भी बात कर रहा है। ठीक है। ब्रिक्स, एससीओ 20 जैसे डिप्लोमेटिक जो बिलेटरल फोरम्स हैं उसमें भारत जो है क्या है, परमानेंट सदस्य भी है, सॉरी पार्टिसिपेंट भी है, सब कुछ है, मेंबर भी है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो GDP भी हम लोग बहुत हैं। इसके परमानेंट सीट के लिए ब्रॉड सपोर्ट भी है। रसिया जैसा देश भी भारत का सपोर्ट करता है। में क्या कहते हैं ये आपका अमेरिका भी सपोर्ट कर ही रहा था, ट्रम्प के आने के बाद देखते हैं क्या होता है। फ्रांस सपोर्ट कर ही रहा है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जाने के देश भारत के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए ये
चाहिए, भारत को मिलना ही चाहिए, यानी कि ब्रॉडर सपोर्ट भी है, बॉर्डर ब्रॉडर इन सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, तो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता है समस्या या चैलेंजेस क्या हैं इसके मामले में। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपोज करते हैं, और अपोज करने वाले सब बड़े नाम में खतरनाक ये आ जाता है पाकिस्तान और चाइना, है सीधे सीधे खुल करके हमारे विरोध में है भाई। पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट है। भारत लगातार व्यापक रिफॉर्म रहा है, अभी भी कर रहा है, तो हमारा जो है परमानेंट सीट में लेना या परमानेंट सीट मान करना पूरी जस्टिफाइड है। हमें यह एक अगला सवाल बहुत ही फैक्चुअल, हाईली फैक्चुअल, हाउ इंडिया स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी इवॉल्व इन रिसेंट समिट। देखिए हम लोग तो बात कर सकते हैं पेरिस कन्वेंशन की, उसमें अमेरिका भी, हम लोग बात कर सकते हैं विभिन्न और समिट्स की, लेकिन आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा क्लाइमेट के मामले में किसी भी कन्वेंशन होती है या समिट की चर्चा होती है, हम आप दोनों जानते हैं, सभी जानते हैं, ये जो है बेसिकली पेरिस की होती है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत चीज पर बात कर, जब क्लाइमेट चेंज, अच्छा यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, जब हम लोग क्लाइमेट बात करते हैं तो इमिशन की बात होती है, और इमिशन में अगर देखा जाए, भारत जो है मेरे ख्याल से या चौथा बड़ा जो है इमिटर है यहाँ का, तीसरा इंडिया जो है इमिशन में थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट। तो अब देखने की बात यह है कि जब क्लाइमेट में आता है इमिशन का मामला, उत्सर्जन का मामला, तो यही पर बात होती है कि यह जो इमिशन का मामला है इसको दुनिया में किस तरह को है डाला जाए, यहीं से आपके बॉडी का बात हो जाती है, और आप कहते हैं भारत हमेशा इमिशन के मामले पर भारत क्या करता रहा है, भारत हमेशा कहता रहा है कॉमन बट ही, एक भारत इसका सपोर्ट करता रहा, और वास्तव में ये जो है CBR कॉमन बट यूनाइटेड नेशंस के FCC के द्वारा भी मान लीजिए आर्गू किया गया था, ये भी इस पर चर्चा हुई। ठीक, चलिए यहाँ से शुरू करें आप अपने उत्तर को, करंट या करंट मांग रहा है, इसके बाद उप 15 की बात कर दें। 2009 में जो कोपेनहेगन में हुआ, 2009 में कोपेनहेगन में इस समिट में, 15 की समिट में सबसे ज्यादा जो है फोकस किया गया कि डेवलप्ड कंट्रीज का जो कमिटमेंट है वह उस पर खरा उतरे, भारत ने इसको एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है 2015 में हुआ, ठीक है। इस एग्रीमेंट भारत सब कुछ पहली बार बहुत ही औपचारिक रूप करते हुए प्लेज किया, कमिट किया कि हम बाई 35% तक क्या कर लेंगे, 35% तक इमिशन को
उत्सर्जन को नीचे लाएंगे। ठीक है, और हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ भी जाएंगे। ये अलग बात है कि क्या करता है इसको अमेरिका, पेरिस कन्वेंशन या पेरिस एग्रीमेंट पता नहीं है, और इसके कारण कई तरह की और लूप आ रहे हैं, लेकिन भारत अपने कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर ग्लासगो में हमने 2021 में अपनी रेन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को क्या करते हैं हम, यानी कि इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा जो है, रिन्यूएबल एनर्जी लिखते हैं, आई एम सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को शोकेस किया, और हमने बताया कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो है की एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेंगे, नॉन फॉसिल, यानी कि जो अल्टरनेटिव है। ठीक है, और हमने यह भी कह दिया बाई 27 नेट जीरो इमिशन करने वाले, हम 2070 नेट जीरो एमिशन करने वाले बन जाएंगे 2070 तक। ये हमारा कमिट। ठीक है, और फिर भारत ने ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, और लॉन्च भी इसी ने पाया था। है, तो इसका मतलब हुआ क्लाइमेट के मामले पर भारत बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहा है, और फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग आदि के लिए विश्व के जो एडवांस देश हैं, विकसित देश हैं, उनसे लगातार जो है ये क्या कहता है, मांग करता है, और उन पर फोकस करवा रहा है कि भाई ये करिए, आप गरीब देश हैं, देना ही होगा आपको। फिर कोप 26 और कोप 27 जो में बार बार इंडिया ने हमेशा कहा अपने कमिटमेंट को कि हम इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और फिर 100 बिलियन जो है प्रत्येक वर्ष, $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो है भारत का जो क्या कहते हैं सुझाव था, उसके लिए अपनी वचनबद्धता भी रही है। भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतना ज्यादा संजीदा है, गंभीर है, इसने जो है अनेक जो ग्रुप बनाए हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, फिर G20 बनाया है, ब्रिक्स, सॉरी G20 में भी काम कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, ब्रिक्स में भी काम कर रहे हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर के। मतलब सब जगह इंडिया जो है बहुत तेजी से अपने कमिटमेंट को क्या कर रहा है, बार बार साबित कर रहा है, रिटेरिएट कर रहा है, और काम को अपने जो है अपने कमिटमेंट को पूरा करने में अग्रसर भी है, और इस तरह से हमारा डेवलप। अब जो है एक अगला सवाल जो आपका है, और critically examine the role of aspirational blocks program in bridging governance deficit at grassroots level. What challenges does it face in implementation? आप सबको पता है कि वर्ष 2021 में नीति आयोग ने, यहीं से आप अपना क्या करेंगे, आप अपना इंट्रो, आंसर का इंट्रो जब शुरू करेंगे तो आप यहीं से शुरू करिएगा। 2021 में नीति आयोग ने क्या किया, इसको लॉन्च किया था, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का एक्सटेंशन है एक तरह से ये, और इसका फोकस है कि कम से कम 500 ब्लॉक्स का डेवलपमेंट बिल्कुल स्टेट ऑफ द
आर्ट के लेवल पर जा करके हो। ठीक है। सामाजिक आर्थिक विकास कुछ इस तरह से, प्रगति कुछ इस तरह से हो जिससे कि एस्पिरेशन। अब जो है प्रश्न है कि ये जो प्रोग्राम है, गवर्नेंस डिफिसिट जो ग्रास रूट लेवल पर है, उसको ब्रिज करने का काम। तो इससे हो क्या रहा है? तो इससे सबसे पहली बात ये हो रही, माइक्रो लेवल डेवलपमेंट, यानी कि आप इसे कहेंगे, ये जो है क्या कहते हैं, डेवलपमेंट का बॉटम टू टॉप वाला मॉडल है। बॉटम टू टॉप, यानी कि यह जो है ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात करने, सॉरी, ग्रास रूट डेवलपमेंट को रियलिटी में जो है धरातल पर लाने का प्रोग्राम है। और वह क्यों है? क्यों, देखें, अगर तो ब्लॉक की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ इट इज फोकसिंग ऑन माइक्रो लेवल एंड। ठीक है। माइक्रो लेवल डेवलपमेंट क्या है? क्यों? क्योंकि ब्लॉक्स पर फोकस कर रहा है, ना कि डिस्ट्रिक्ट्स पर। नॉट द डिस्ट्रिक्ट्स, इज फोकसिंग ऑन ब्लॉक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोकल लेवल पर जो डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको अच्छी तरीके से यहाँ आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है कार्य किया जा सकेगा। एक दूसरी बात, इस प्रोग्राम की एक और खास बात क्या है कि सब कुछ जो है आंकड़ों पर आधारित रहेगा। डाटा ड्रिवन संचालन है इसका, यानी कि डाटा के आधार पर संचालन और आउटकम पर ध्यान, ऐसे कहेंगे। डाटा ड्रिवन जो है फंक्शनिंग है, और आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच भी है। क्या जो आउटकम निकल करके आएगा उस पर विशेष ध्यान ना होगा। इसमें हेल्थ सेक्टर की अगर आप एक जो है ब्लॉक लेवल पर जो काम किया जा रहा है, उसमें हेल्थ सेक्टर की अगर आप बात करें, डाटा की, कहता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो डाटा मिलेगा उसको हम कुछ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम से जो डाटा मिलेगा, क्या, जिला स्वास्थ्य सूचना तंत्र। अब क्या होता है, आप, सॉरी, हाँ ठीक है, जिले में जो तमाम लोग जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, अच्छा, ब्लॉक लेवल पर जो है या जो जिले लेवल पर गरीब लोग हैं, आज भी उनके लिए एक ही आसरा है, भैया सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल। तो वहां से डाटा लेंगे, फिर जो है डाटा को रेगुलर मॉनिटर किया जाएगा। ठीक। और रियल टाइम डाटा जो है क्या करेगा? रियल टाइम डाटा गवर्नेंस में, एंड दिस रियल टाइम डाटा क्या करेगा? गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। ठीक है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं, का मॉनिटरिंग तो होगा ही होगा, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता रहेगा, या किया जा रहा है, ऐसे बोले, 2021 का प्रोग्राम है। ठीक। अब जब रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, तो फिर क्या होगा? इससे एक फायदा मिलता है कि जो मॉनिटरिंग चल रही होगी, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? भी फीडबैक आएगा, उसके अनुसार उसमें चेंजेस भी किए जाएंगे। तीसरी बात, इनमें
कॉन्ग्रुएंस भी ला दिया गया है, यानी कि इन दोनों केंद्र और राज्य की जो सेवाएं हैं, सॉरी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह का एप्लीकेशन नहीं होने पा रहा है, और फिर संसाधनों का जो यूटिलाइजेशन है वो बेहतर तरीके से ब्लॉक लेवल पर किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एकीकृत अप्रोच है, यही एकीकृत अप्रोच क्या कर दे रहा है, आप कहेंगे कि ब्लॉक लेवल पर गवर्नेंस को बहुत रेटेड मैनर में आगे ले आ रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ, तो गवर्नेंस की जो इनएफिशिएंसी या डेफिशिएंसी है उसे भी रोका जा रहा है। फिर हर इस प्रकार के कार्य से या इस प्रकार की योजना से एक सबसे बड़ा फायदा होता है, और वो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग का। ये भी ही रहा है क्षमता निर्माण लोकल लेवल पर, यानी कि पंचायत लेवल पर लोकल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करेगा, तो फिर क्या होगा, बेटर सर्विस डिलीवरी भी हो जाएगी, और एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी भी होगी, क्योंकि इसके अगली बात है कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ाना है, और बढ़ा हुआ है इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो जब कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ रहा है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट भी ही होगा, यानी लोकल लेवल पर जो है कम्युनिटी एम्पावरमेंट भी है। और यह पाया गया है कि एबीपी जो है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, क्या कर रहा है, मुख्य रूप से कुछ की सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। तो इसका फोकस है, फोकस ऑन की सेक्टर। उसमें सबसे पहले मैंने हेल्थ का नाम ले ही लिया था। हेल्थ सेक्टर में हर, जब आप हेल्थ कहते हैं तो बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं। तो हेल्थ के साथ साथ आपको जोड़ देना है हमेशा न्यूट्रिशन, पोषण जो है वह बहुत जरूरी मसला है यहाँ पर। और जैसे ही आप पोषण को जोड़ते हैं, फिर अगली बात आप कहते हैं एजुकेशन भी चाहिए, लोकल लेवल पर काम करना जरूरी है। तो अगला सेक्टर इसका है शिक्षा। फिर एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, जल संसाधन, sorry, और जो ब्लॉक स्तर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी का 5 जो है क्षेत्र है, इन्हीं पर ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, कर रहा है। ठीक है। अब स्कूल पे एजुकेशन में फोकस करेगा तो एनरोलमेंट बढ़ाएगा, और अगर जो है लोकल लेवल, लोकल एरिया को या लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करना है, तो उसके लिए और भी तमाम तरह बेसिक सेक्टर्स, जिन जिन सेक्टर्स को इसने चुना है, में जहां ज्यादा फोकस कर रहा है उनके सुधार की बात। चैलेंजेस जो हैं वो बड़े हैं, चुनौतियां बहुत हैं। लोकल लेवल पर आज भी हम सभी जानते हैं एक सबसे बड़ी चुनौती है रिसोर्स कंस्ट्रेंट, संसाधनों की कमी है, ये पक्का हर जगह। और लोकल लेवल पर ग्रामीण स्तरों पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप पाया जाता है, इसमें भी कोई राय नहीं है। ठीक बात है, सड़कें बनी है, हम आप भी अगर गांव वाँव कभी गए हो, आप भी जाते हो रहते हो, ठीक है सड़कें बनी, लेकिन क्या है, तो चीज ऐसे ही खराब होती चली जा रही। ठीक है। फिर
डाटा जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी जो है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। डाटा क्वालिटी पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और जो है क्यों खड़ा होता है? डाटा क्वालिटी जो है किसी और के द्वारा हमारे पास आ रही है। दूसरी बात यह है, पता नहीं रिपोर्टिंग सही हो रही है कि सही हो रही। दोनों जो है क्या करते हैं, ये एक बड़ा हर्डल बन सकते हैं। अगर डाटा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, फिर जो है उसके आधार पर कोई निर्णय लेना बहुत हद तक निष्प्रभावी हो जाता है। फिर कार्यक्रम की योजना की मॉनिटरिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी सटीकता पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। के अलावा हम ये भी जानते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अभी भी भारत की बहुत बड़ी समस्या है। और लोकल लेवल पर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्थानीय स्तर पर अंतर विभागीय जो है वह समन्वय एक कठिन समस्या है। ठीक है। फिर जो है लैक ऑफ स्किल है। और अगर लैक ऑफ स्किल नहीं है तो स्किल गैप है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज बहुत हद तक सब जगह विद्यमान। ठीक है। तो फिर थोड़े बहुत सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैरियर्स भी हैं। बहुत से काम जो है बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र में करना नहीं चाहते हैं, वो करते नहीं हैं। ठीक है। जाति और धर्म, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है वहाँ आ जाते हैं, जिससे कि सर्विस डिलीवरी वगैरह पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाता है। ठीक है। और अगला चैलेंज है इसका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म यानी लॉन्गेटिविटी, हम इसको सीधे कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या होगा, अभी अभी बहुत अच्छे तरीके नहीं बताया जा सकता। ये प्रोग्राम बहुत नया है, 2021 के बाद शुरू हुआ एक तरह से। ठीक है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, देखा जाएगा कि भारत की सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, जो कंटेक्स्ट है, संदर्भ है, उसमें ये किस प्रकार काम करता है, यह देखने की। लेकिन एक बहुत बड़ी रणनीति इसे मानी जाती है, क्योंकि यह जो है माइक्रो लेवल गवर्नेंस के लिए बहुत ही बेहतर प्रोग्राम माना जा रहा है। यह माइक्रो लेवल पर जा करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सकता है, ग्रास रूट गवर्नेंस को ये और मजबूत बना सकता है। और माइक्रो लेवल पर जो फोकस करके डेवलपमेंट का इसका फोकस है, वह भी आने वाले समय में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। प्रकार का कंक्लूजन आप अपने हार से लिख दीजिएगा, आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो इतना ही इस क्लास में। और मेरे ख्याल से भी जान रहे हैं, टेस्ट 14 के लगभग क्वेश्चन सारे के सारे हैं। शब्दों की ज्यादा में रह करके आपको उत्तर लिखना है, तो बहुत सारी बातें हम, लेकिन जितना है उतना से करें। थैंक यू।